बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम कासिम अली है और मैं आपका फिजिक्स टीचर हूँ। स्टूडेंट, हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम था सर्कुलर मोशन, उसको डिस्कस करते आ रहे थे। ठीक है, और आज इस वीडियो में हमारे पास जो चैप्टर 5 है, ऑलमोस्ट उसका जो लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है न्यूटन्स थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन, कि ग्रेविटी या ग्रेविटेशन के मतलब जो न्यूटन ने थ्योरी पेश की थी। ठीक है, सब बेसिकली सबसे पहले जो थ्योरी पेश की गई अबाउट द ग्रेविटी वो न्यूटन ने ही पेश की थी। ठीक है, वो न्यूटन ने ही ग्रेविटी के मतलब पता लगाने की कोशिश की और वो सबसे पहली थ्योरी न्यूटन की ही थी। और उसने अपनी इस थ्योरी के अंदर क्या बताया, क्या कुछ था उस थ्योरी के अंदर, आज वो हम इस वाली वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करेंगे कि किस तरह उसने इस थ्योरी को एक्सप्लेन किया। ठीक है, न्यूटन की थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, क्या बताया जा रहा है इसके अंदर। तो सबसे पहले स्टूडेंट कहते हैं, अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी द ग्रेविटेशन इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर that every particle of matter attract every other particle with a force that is directly proportional to the product of their masses and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन, अगर उसने जो डेफिनेशन दी थी हमें अकॉर्डिंग टू न्यूटन स्टेटमेंट में डेफिनेशन जो इसकी आ रही है आपके पास, डेफिनेशन कहते हैं अकॉर्डिंग टू न्यूटन according to Newton the gravitation is the intrinsic property, the gravitation is the intrinsic property of gravitation is the intrinsic property is the intrinsic property of matter, is the intrinsic property of matter that every matter every particle that every particle it is the intrinsic property of matter that every particle of matter attract every other particle attract every other particle attract every other particle that is directly proportional to the that is directly proportional to the product of their masses, to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, to the square inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, इस ये आपके पास स्टेटमेंट आ जाती है न्यूटन की थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन की। इन अदर वर्ड्स ग्रेविटेशन इज ड्यू टू द फोर्स between masses। अगर बात करें स्टूडेंट इसकी जो स्टेटमेंट न्यूटन ने पेश की थी, न्यूटन ने बताया कि ठीक है कायनात के अंदर, यूनिवर्स के अंदर हर एक पार्टिकल जो है, ठीक है, बेसिकली उसने बताया तो मैटर के मतलब था। कहते हैं मैटर के जो पार्टिकल्स होते हैं
दूसरे मैटर के पार्टिकल्स को एक अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कहते हैं उसने जो बताया इट इज इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर की खसूसियत है दैट एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट एवरी अदर पार्टिकल, ठीक है, कि मैटर का जो एक पार्टिकल होता है दूसरे पार्टिकल को अपनी तरफ खींचता है, ठीक है, विद द फोर्स, एक फोर्स लगा के, और वो जो फोर्स होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैसेज, और वो जो फोर्स होती है मैसेज के, यानी दो पार्टिकल हैं दोनों मैसेज का प्रोडक्ट ले लें उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और उन दो मैसेज के दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा है, ठीक है, जो फासला आ रहा है उस फासले का स्केल ले लेते हैं उसको उसके इनवर्सली होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, ठीक है। यानी अगर हम इसका फार्मूला लिखें तो ये वाला टॉपिक स्टूडेंट जो है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, ये आपने ग्रेविटेशनल फील्ड ये आपने चैप्टर नंबर 5 9th क्लास में भी स्टडी किया होगा, ठीक है। ये वाला उसके उस चैप्टर के अंदर डिटेल के साथ ये डिस्कशन हुई है इसी के मतलब, ठीक है, ग्रेविटेशन के मतलब। तो अभी कहते हैं कि अगर इसका जो फार्मूला लिखे, फार्मूला बनता है कि जो फोर्स है जिस फोर्स के साथ एवरी पार्टिकल ऑफ मैटर अट्रैक्ट अदर पार्टिकल, वो क्या होती है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैसेज m1 m2 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। मैसेज को रिप्रेजेंट हम करते हैं m1 m2 के साथ दो पार्टिकल्स के, फिर उनके दरमियान जो डिस्टेंस आ रहा था उसको हमने रिप्रेजेंट किया हुआ है r के साथ, ठीक है। तो r का ले लिया आपने स्क्वायर, ये दोनों f और mass एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, f और r एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है। फिर कहते हैं कि जो आपके पास ग्रेविटी फोर्स फील्ड है, ग्रेविटेशन है, आप कह सकते हैं ये किस वजह से होता है, ठीक है, फोर्स बिटवीन मैसेज, ये कि मैसेज के दरमियान फोर्स की वजह से होता है। इन अदर वर्ड्स ग्रेविटेशन इज ड्यू टू फोर्स बिटवीन मैसेज, जो ग्रेविटेशन है मैसेज के दरमियान जो फोर्स होती है उसकी वजह से होती है, ठीक है, ये भी आप कह सकते हैं। फिर कहते हैं आइंस्टाइन थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन, ठीक है, आइंस्टाइन थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन, ये तो न्यूटन की थी, अब अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन, अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन आइंस्टाइन ने क्या बताया, आइंस्टाइन ने कहा ग्रेविटी इज ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड टाइम caused by masses, gravity is due to the gravity is due to the gravity is due to the curvature of space, curvature of space is due to the curvature of space and time and curvature of space and time caused by masses and time caused by masses, ठीक है। जो ग्रेविटी होती है वो सरफेस यानी कि आपका जो स्पेस है, स्पेस का कर्वेचर या उसका जो बैरोनी हिस्सा है, ठीक है, उसकी तह जो होती है, उसका जो शील्ड होता है उसकी वजह से, और जो मैसेज की वजह से जो टाइम आ रहा है, ठीक है, उसकी वजह से जो है वो ग्रेविटेशन आपके पास आती है। ग्रेविटी इज ड्यू टू द कर्वेचर ऑफ स्पेस एंड द टाइम caused by masses। कहते हैं टू ऑब्जर्व दिस वी थिंक द स्पेस एज अ थिन रबर शीट, कि अगर हमने इसको ऑब्जर्व करना हो तो हम समझ लें कि जो स्पेस है आपके पास एक पतली सी रबर की शीट है, ठीक है। इफ अ हैवी वेट इज हंग फ्रॉम इट, अगर इसके साथ एक हैवी मैस को लटका दिया जाए या बांध दिया जाए, इट कवर्स एज शोन इन फिगर, ठीक है। तो क्या होता है इन आइंस्टाइन थ्योरी we don't speak of force of gravity acting on bodies, but we say that bodies and light rays move along geodesics, ठीक है, equivalent to the state in plane geometry in curved space time। कहते हैं कि जो न्यूटन की थ्योरी थी उसमें हमने कहा था कि मैसेज के दरमियान की फोर्स है, लेकिन जब आइंस्टाइन की बात करते हैं हम तो आइंस्टाइन के मुताबिक उसमें हम ये कहते हैं कि जो आपके पास ग्रेविटेशन आ रही है वो ड्यू टू फोर्स नहीं आ रही, बल्कि किस वजह से आ रही है, वो लाइट रेज की वजह से आ रही है जो दूसरी तरफ मूव करती है,
ठीक है, क्योंकि लाइट के मतलब जो ब्रीफ डिस्कशन थी वो आइंस्टाइन ने पेश की, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट को भी आइंस्टाइन ने डिस्कवर किया, अपनी मैथ्स ने इक्वेशन भी पेश की थी स्पीड ऑफ लाइट को यूज करते हुए। तो न्यूटन ने जो बताया, आइंस्टाइन ने जो बताया, आइंस्टाइन ने ये कहा कि जो आपके पास ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन ड्यू टू फोर्स नहीं है बल्कि वो लाइट रेज की मूवमेंट की वजह से है, ठीक है, स्पेस के अंदर। तो इसको ये बताता है सारा कुछ न्यूटन, सॉरी आइंस्टाइन। अब आपके पास न्यूटन की अलग से डिस्कशन है, आइंस्टाइन की अलग से डिस्कशन है। आपके पास ये शायद क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ न्यूटन एंड आइंस्टाइन, ठीक है, ऑफ थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन, ठीक है, क्या पूछ सकते हैं आपसे कि एक्सप्लेन द थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन एंड न्यूटन। तो ये दोनों आपने याद रखिए, न्यूटन ने क्या बोला, न्यूटन ने क्या कहा, उसके बाद आइंस्टाइन ने क्या कहा, ये सारा कुछ आपने याद रखना है। फिर स्टूडेंट कहते हैं डिफरेंस बिटवीन व्यूज, कि इन दोनों के व्यूज में जो डिफरेंस आया था वो क्या आ रहा था, ठीक है, डिफरेंस बिटवीन व्यूज। न्यूटन की सोच कुछ अलग थी, आइंस्टाइन की सोच कुछ अलग थी। डिफरेंस बिटवीन व्यूज, ठीक है, व्यूज में क्या डिफरेंस आ रहे थे। कहते हैं आइंस्टाइन थ्योरी गिव्स अ फिजिकल पिक्चर ऑफ हाउ ग्रेविटी वर्क्स। जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो फिजिकल पिक्चर उसने दी थी कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, ठीक है। आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी उसने क्या बताया कि फिजिकल पिक्चर बताई कि जो आपके पास ग्रेविटी है वो कैसे वर्क करती है, पहली बात। फिर कहते हैं न्यूटन डिस्कवर्ड इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ ग्रेविटी बट गिव नो एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाई दिस शुड बी सो। कहते हैं न्यूटन ने क्या किया, इनवर्स लॉ ऑफ ग्रेविटी पेश तो कर दिया, ठीक है, उसको मतलब डिस्कशन तो कर दी, लेकिन ये बताने से वो कासर रहा या ये बताने में वो नाकाम हो गया कि ये कैसे है, ठीक है। यानी इनवर्स लॉ पेश तो किया कि ये वाला काम इस तरह है, लेकिन इस तरह क्यों है, रीजन नहीं बता सका वो। फिर कहते हैं however Einstein theory tells us the reason of it, ठीक है। फिर आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो न्यूटन की डिस्कशन की हमें क्या बताती है, रीजन बताती है। एक्सेप्ट इन स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड, लेकिन वो जो आइंस्टाइन की थ्योरी थी वो सिर्फ वीक ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से थी, वो स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड की वजह से वो भी नाकाम हो गया, वो भी ना बता सका, ठीक है। बट इट फुली एक्सप्लेन द रीजन फॉर ओबेइंग द इनवर्स स्क्वायर लॉ। लेकिन क्या था कि स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फील्ड के लिए तो वो कारगर ना हुई, लेकिन वो ना बता सका। लेकिन क्या हुआ कि उसने एक इनवर्स स्क्वायर लॉ को कंप्लीटली या फुली आपके पास वो क्या किया कि उसको एक्सप्लेन कर दिया कि हाउ इट वर्क्स, कि जो इनवर्स स्क्वायर लॉ था, न्यूटन्स इनवर्स स्क्वायर लॉ, हाउ इट कैन बी वर्क, ठीक है, एक्सप्लेन बाय द आइंस्टाइन, ठीक है। आइंस्टाइन ने हमें ये बताया सारा कुछ। अब इसको थोड़ा सा लिखते हैं, ठीक है। आइंस्टाइन थ्योरी, आइंस्टाइन थ्योरी, Einstein's theory gives a physical picture of gives a physical picture of theory gives a physical picture of how gravity works, picture of how gravity works, how gravity works, ठीक है। आइंस्टाइन की थ्योरी है उसने बताया कि ग्रेविटी कैसे काम करती है, ठीक है। फिर कहते हैं न्यूटन डिस्कवर इनवर्स स्क्वायर लॉ, न्यूटन डिस्कवर इनवर्स स्क्वायर लॉ। न्यूटन ने क्या किया, इनवर्स स्क्वायर लॉ को डिस्कवर किया of gravity, but law of gravity discover inverse square law of gravity, but no explanation of why this should be so, but no explanation why this is be so। उसने एक्सप्लेनेशन ना बता सका, एक्सप्लेनेशन ना दे सका कि जो इनवर्स लॉ है वो ऐसे काम करते हैं तो क्यों करते हैं, मतलब रीजन ना बता
ठीक है। फिर उसने कहा, आगे बता रहे हैं कि जो आइंस्टाइन था उसने इसको मजीद एक्सप्लेन किया, ठीक है। उसने बताया कि ये कैसे काम करता है, लेकिन वो भी क्या हुआ कि जो जहाँ पर स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल फील्ड था वहां तक आइंस्टाइन की रसाई भी ना पहुंच सकी, ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो इतना बता सकती थी कि जो स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर है वो कैसे काम करते हैं। फिर कहते हैं सो आइंस्टाइन थ्योरी गिव्स अस दैट इफ ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन आर इक्विवेलेंट, gravity must bend light by a definite amount that could be calculated। कहते हैं कि आइंस्टाइन की थ्योरी ने बताया या आइंस्टाइन ने बताया कि जब ग्रेविटी एंड एक्सेलरेशन एग्जैक्टली इक्विवेलेंट हो, कि जब ग्रेविटी और एक्सेलरेशन बिल्कुल बराबर हो तो क्या होता है कि ग्रेविटी जो होती है वो लाइट सा थोड़ा सा बेंड होती है, ठीक है, बाय अ डेफिनेट अमाउंट, कुछ अमाउंट के लिहाज से वो थोड़ी सी बेंड होती है, ठीक है, स्लाइटली बेंड होती है। बेंड होने के बाद इस तरह बेंड होती है कि वो जो वैल्यू हमारे पास आती है हम उसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, बेंड विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ मेजरेबल वैल्यू, ठीक है, तो उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर कहते हैं न्यूटन थ्योरी बेस्ड ऑन आइडिया ऑफ लाइट as a stream of tiny particles also suggested that light beam would be deflected by gravity। कहते हैं कि न्यूटन की जो थ्योरी थी वो कंप्लीटली इंगेज्ड है विद लाइट रेज, ठीक है, कंप्लीटली इंगेज्ड है लाइट आइडिया ऑफ लाइट। क्योंकि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी वो अकॉर्डिंग टू लाइट थी, तो आइंस्टाइन ने न्यूटन की थ्योरी को भी जो पस मंजर उसका पेश किया, उसने यही बताया कि जो न्यूटन की थ्योरी है वो भी लाइट के मुतल्लिक ही है, ठीक है, लाइट का आइडिया ही यूज किया गया है उसके अंदर भी, ठीक है। फिर कहते हैं आइंस्टाइन थ्योरी द डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ट्वाइस एज ग्रेट एज इट अकॉर्डिंग टू न्यूटन थ्योरी। कि आइंस्टाइन की जो थ्योरी थी, ठीक है, उसमें क्या था कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी वो 2 टाइम्स थी एज कंपेयर टू न्यूटन थ्योरी। इन आइंस्टाइन थ्योरी लाइट डिफ्लेक्शन इज ट्वाइस एज कंपेयर टू द न्यूटन थ्योरी। कि जो आइंस्टाइन ने थ्योरी पेश की थी उसमें जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी वो 2 टाइम्स थी, ठीक है, न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक, ठीक है, न्यूटन की थ्योरी के मुताबिक। तो ये सारा आइडिया पेश किया दोनों साइंटिस्ट ने, आइंस्टाइन ने भी और न्यूटन ने भी, सारा कि क्या किस तरह काम करता है, आपके पास जो ग्रेविटेशन किस तरह वर्क करती है, ठीक है। उसके बाद कि न्यूटन ने जो थ्योरी पेश की थी उसका नाम दिया गया था इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। आइंस्टाइन ने जो थ्योरी पेश की थी मजीद एक्सप्लेनेशन न्यूटन की थ्योरी को भी आइंस्टाइन ने दी, और मजीद उसमें जो बातें थी जो न्यूटन ना बता सका वो सारी की सारी आइंस्टाइन ने डिस्कस की। फिर कहते हैं बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट बाय द सन, ठीक है, बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट, बेंडिंग ऑफ बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट बाय द सन, कि सन की वजह से जो लाइट स्टार की लाइट बेंड होती है कैसे होती है। कहते हैं व्हेन द बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट caused by the gravity of the sun was measured during a solar eclipse in 1919। कहते हैं कि जो डिफ्लेक्शन ऑफ लाइट थी, बेंडिंग ऑफ स्टार लाइट थी बाय द सन, वो इक्लिप्स की मदद से 1919 के अंदर डिस्कवर की गई, ठीक है, मेजर की गई। कहते हैं इट फाउंड टू मैच आइंस्टाइन प्रेडिक्शन रेदर देन न्यूटन, ठीक है। इसने कि इसमें जो मतलब मेजर की गई वैल्यू थी वो किसके अकॉर्डिंग आ रही थी, वो मेजर वैल्यू आ रही थी न्यूटन के अकॉर्डिंग नहीं बल्कि आइंस्टाइन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक वो सारी डिस्कशन आ रही थी, न्यूटन के मुताबिक वो नहीं थी। फिर कहते हैं therefore आइंस्टाइन थ्योरी वाज कंसीडर्ड एज साइंटिफिक ट्रिम्फ, ठीक है, जो न्यूटन की थ्योरी थी वो क्या कहलाई, साइंटिफिक ट्रिम्फ या विक्ट्री, साइंटिफिक विक्ट्री। अब कहते हैं इसमें मैं लिखता हूं, कहते हैं when the bending of starlight when the bending of straight starlight
The bending of straight starlight caused by the gravity of the sun, caused by the gravity of sun, caused by the gravity of sun was measured during a solar was measured during a solar eclipse in 1990, ठीक है 1919 के अंदर। फिर कहते हैं इट फाउंड टू मैच आइंस्टाइन प्रोडिक्शन, इट फाउंड टू मैच आइंस्टाइन प्रोडिक्शन rather than Newton। इसकी जो प्रोडिक्शन किसके साथ आ रही थी, किसके साथ मैच कर रही थी, आइंस्टाइन की थ्योरी के मुताबिक rather than न्यूटन्स थ्योरी। ठीक है, फिर कहते हैं therefore Einstein theory was considered as scientific triumph, Newton's theory, so Einstein's theory considered as साइंटिफिक ट्रियम्फ, ठीक है, इसको कह सकते हैं आप विक्ट्री, साइंटिस्ट की जीत थी। ठीक है, साइंस की जीत को न्यूटन की आइंस्टाइन की थ्योरी को नाम दिया गया, किसका नाम दिया गया, साइंस की जीत। ठीक है, ये सारा कुछ स्टूडेंट हमारे पास टॉपिक था। बेसिक टॉपिक का नाम जो था वो तो था न्यूटन्स थ्योरी ऑफ ग्रेविटेशन या न्यूटन थ्योरी अबाउट ग्रेविटेशन। लेकिन इस थ्योरी के अंदर सिर्फ न्यूटन का काम नहीं था, बल्कि न्यूटन के साथ साथ आइंस्टाइन ने भी इसके ऊपर वर्किंग की। ठीक है, न्यूटन ने थ्योरी तो पेश की सबसे पहले, ठीक है, आइडिया ऑफ ग्रेविटी न्यूटन ने ही पेश किया, लेकिन आइडिया ऑफ ग्रेविटी पेश करने के बाद कुछ चीजें ऐसी थी कि वो न्यूटन भी खुद उनको एक्सप्लेन ना कर पाया। ठीक है, आइडिया चीजें को दरियाफ्त डिस्कवर तो कर ली उसने, जैसे कि स्क्वायर इनवर्स स्क्वायर लॉ उसने डिस्कवर किया, लेकिन उसकी रीजन ना बता सका। ठीक है, और उस रीजन को फिर आके बताया आइंस्टाइन ने। ठीक है, फिर आइंस्टाइन की थ्योरी को कहा गया कि साइंटिफिक विक्ट्री। ठीक है, कि साइंस की जीत आइंस्टाइन की थ्योरी को कहा गया। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे पास टॉपिक जो कि इस चैप्टर 5 सर्कुलर मोशन का लास्ट वाला टॉपिक था। ठीक है, आई होप कि आप इसको अच्छी तरह से समझ पाए हों। ठीक है, तो स्टूडेंट्स हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वाली वीडियो में अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे एग्जांपल्स और उसके बाद न्यूमेरिकल सॉल्व करके इस चैप्टर का एंड करेंगे। तो अभी तक उनके लिए मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।